वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करने जा रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। दिस डॉक्ट्रिन इज बेस्ड ऑन द मैक्सिम दैट व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। अब ये जो डॉक्ट्रिन है हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये किस पे बेस्ड करती है? ये मैक्सिम में बेस्ड करती है। कौन सी मैक्सिम में बेस्ड करती है? व्हाट कैन नॉट बी डन डायरेक्टली कैन नॉट ऑल्सो बी डन इनडायरेक्टली। मतलब जो चीज हम डायरेक्टली नहीं कर सकते वो चीज हम इनडायरेक्टली भी नहीं कर सकते। क्लियर? दिस डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन इज अप्लाइड व्हेन अ लेजिस्लेचर डज नॉट हैव द राइट टू मेक लॉ अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट बट इनडायरेक्टली मेक वंस। अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो डॉक्ट्रिन है ये कब अप्लाई होती है? व्हेन अ लेजिस्लेचर डज नॉट हैव राइट टू मेक लॉ अपॉन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। जब हमारा जो लेजिस्लेचर है उसके पास राइट नहीं है। किस चीज का राइट नहीं है? लॉ बनाने का। किस पे? पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे। बट इनडायरेक्टली मेक्स वन। बट जो लेजिस्लेचर है वो इनडायरेक्टली उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर क्या बना देता है? लॉ बना देता है। कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? कि जब लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है, जुरिडिक्शन नहीं है, राइट नहीं है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने के लिए, और लेजिस्लेचर क्या करता है? उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली लॉ बना देता है। Clear? It is applied when legislature enacting laws has transgressed its power as in mentioned in the constitution. जब हमारा लेजिस्लेचर क्या करता है? अपनी पावर यानी कि अपने जुरिडिक्शन से बाहर जाके ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना देता है जिस सब्जेक्ट के ऊपर उसकी अथॉरिटी नहीं होती, तब ये जो हमारी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन क्या होती है? अप्लाई होती है। क्लियर? तो हमारी जो पावर्स हैं, जो हमारी जुडिक्शंस हैं, हमारे पास राइट है कि हम किस किस सब्जेक्ट के ऊपर लॉज बना सकते हैं। तो वो जो हमारा डाउट है वो क्लियर कब होगा? जब हम आर्टिकल 246 7 शेड्यूल डिस्कस करेंगे। 7 शेड्यूल यानी कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल में क्या है? कुछ हमारी लिस्ट है। नेक्स्ट स्लाइड का वेट करें। In our constitution, this doctrine is related with the Article 246 and the 7th schedule of the Constitution. जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है ये किससे रिलेटेड है? हमारे आर्टिकल 246 से रिलेटेड है, हमारे संविधान के और 7th शेड्यूल से। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि हमारी कुछ पावर्स होती हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि सेंटर की कुछ पावर्स होंगी, स्टेट की कुछ पावर होंगी। ये सेंटर स्टेट और सेंटर स्टेट की बोथ का मतलब ये पावर्स के बारे में मैं किसके बारे में बता रहा हूँ? देखिए, सेंटर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के ऊपर, टॉपिक्स के ऊपर, मैटर्स के ऊपर क्या बना सकता होगा? लॉ बना सकता होगा। स्टेट के पास भी कुछ सब्जेक्ट्स होंगे जिनके ऊपर स्टेट क्या बना सकती है? लॉज बना सकती हैं। तो उनकी लिस्ट की, उनकी पावर कहाँ मेंशन करी गई है? हमारे 7th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 लिस्ट। 3 लिस्ट होती है हमारी, नेमली द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट क्या है हमारी? यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट किसके बारे में बताती है? On which the center has the exclusive jurisdiction to make laws। उन सब्जेक्ट्स के बारे में बताती है, उन मैटर्स के बारे में बताती है जिन मैटर्स के ऊपर सेंटर की क्या है? एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन है, यानी कि उसके पास राइट है वो इन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो भी यूनियन लिस्ट में क्या होंगे? मेंशन होंगे, उनके ऊपर क्या बना सकता है? लॉ बना सकता है। क्लियर? यूनियन लिस्ट बेसिकली इंक्लूड्स द डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, बैंकिंग। इन ये कुछ सब्जेक्ट्स बता रखे मैंने, ये सब हमारे किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। और ये जो सारे सब्जेक्ट होंगे यूनियन लिस्ट के, जो हमारे कहाँ मेंशन है? 7th शेड्यूल में मेंशन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उनके ऊपर किसकी जुरिडिक्शन पावर होगी? यानी कि एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन किन, कौन लॉ बना सकता होगा उनके ऊपर? बिल्कुल सही, सेंटर। सेकेंड बात करते हैं, नाम से ही समझ आ रहा होगा, स्टेट लिस्ट। यानी कि स्टेट हैव एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू मेक लॉज। अब स्टेट लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे जिसपे हमारी स्टेट के पास क्या होगी? अथॉरिटी होगी, पावर होगी, राइट होगा, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन होगा उन सब्जेक्ट के ऊपर क्या बनाने का? लॉ बनाने के लिए। क्लियर? सम ऑफ द सब्जेक्ट आर पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स। ये क्या, मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स बता रखे हैं। क्लियर? स्टेट लिस्ट के। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंकरेंट लिस्ट, ऑन विच बोथ सेंटर एंड द स्टेट कैन मेक लॉज। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट कौन से सब्जेक्ट मैटर के बारे में बताती है? जिनके ऊपर हमारी स्टेट भी बना सकती है लॉज और सेंटर भी लॉज बना सकता है। क्लियर? एग्जाम्पल क्या हो गए सब्जेक्ट्स के? लाइक एजुकेशन, पॉपुलेशन कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग, क्रिमिनल लॉ, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल फॉरेस्ट एंड सो ऑन। क्लियर? दिस डॉक्ट्रिन इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस डॉक्ट्रिन को हम क्या कहते हैं? फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। किसे? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन के लिए। अब देखिए, जैसे आपने तीनों लिस्ट पढ़ी है, सेंटर,
स्टेट एंड कॉन्करेंट। फॉर एन एग्जाम्पल, कोई भी हमारा सब्जेक्ट है सेंटर का और स्टेट लॉ बना रही है। स्टेट की जुरिडिक्शन क्या है, एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन क्या है स्टेट के पास? जो स्टेट लिस्ट में जो भी टॉपिक्स मेंशन होंगे, जो भी मैटर्स मेंशन होंगे, जो भी सब्जेक्ट मेंशन होंगे, उनके ऊपर लॉज बना सकता है। बट वो इनडायरेक्टली क्या करता है, सेंटर के सब्जेक्ट के ऊपर क्या बना देता है, लॉ बना देता है। तो तब कौन सी डॉक्ट्रिन अप्लाई होगी? बिल्कुल सही, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्लियर? अब समझ आ गया, कनेक्ट करा। अब एक केस से और अच्छी तरीके से समझते हैं। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, AIR 1952 SC 252। क्लियर? This is the only case where the law has been declared invalid on the ground of colorable legislation। अब जो हमारा जो केस है स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, AIR 1952 का, तो इस केस में क्या था? इस केस में लॉ को क्या कर दिया था, डिक्लेयर कर दिया गया था क्या, इनवैलिड। किस ग्राउंड पे? ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, यानी कि कलरेबल लेजिस्लेशन के ग्राउंड पे लॉ को क्या डिक्लेयर कर दिया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया था। किस केस में? स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, AIR 1952। इट डज नॉट अप्लाई इन एरियाज वेयर द लेजिस्लेशन पावर इज अनरेस्ट्रिक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। अब देखिए, जो हमारी ये जो एप्लीकेशन होती है, डॉक्ट्रिन की एप्लीकेशन होती है, ये उन एरियाज में अप्लाई नहीं होती जिस एरियाज में जो लेजिस्लेशन पावर होती है वो क्या होती है, अनरिस्ट्रिक्टेड होती है। अनरिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन का मतलब क्या है? देखिए, सेंटर की पावर, स्टेट की पावर, आपने देखा होगा 7th शेड्यूल में हमने क्या कर रखी है, रेस्ट्रिक्टेड कर रखी है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या हो गया भाई, जो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे उस पर स्टेट लॉ बनाएगा। क्लियर? जो यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे उन पे सेंट्रल लॉ बनाएगा, कॉन्करेंट पे दोनों लॉ बनाएंगे। यहां पे क्या है, हमने रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है। कैसे रेस्ट्रिक्टेड कर रखा है? देखिए एग्जांपल समझिए, यूनियन लिस्ट है, सेंटर उन सब्जेक्ट पे क्या बनाएगी, लॉज बनाएगी। बट सेंटर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है कि वो स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे क्या नहीं बना सकती, लॉ नहीं बना सकती। तो यहां स्टेट सेंटर क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये जो हमारी डॉक्ट्रिन है कब एप्लीकेबल होगी, जब क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन होगा पावर्स पे। जो लेजिस्लेशन की पावर होगी, लेजिस्लेचर की पावर होगी, वो क्या होगी, रेस्ट्रिक्टेड होगी। अगर वो अनरेस्ट्रिक्टेड है तो ये डॉक्ट्रिन कभी भी अप्लाई नहीं होगी। कौन सी डॉक्ट्रिन? डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। In this case, the Bihar Land Reform Act 1950 was held void। अगर हम बात करते हैं स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, AIR 1952 में केस में, तो जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट था 1950, ये क्या हो गया था, डिक्लेयर वॉइड डिक्लेयर हो गया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। किस ग्राउंड पे डिक्लेयर किया था? ऑन द ग्राउंड दैट दो अपरेंटली इट ले डाउन प्रिंसिपल फॉर डिटरमाइनिंग कंपनसेशन, बट इन रियलिटी it did not lay down any such principle, thus indirectly sought to deprive petitioner of any compensation। ये जो हमारा बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट था, ये प्रिंसिपल्स को डिटरमाइन नहीं कर रहा था कंपनसेशन के, ये बनाया गया था डिटरमाइन करने के लिए कंपनसेशन के। बट अगर हम रियलिटी की बात करते हैं, बट इन रियलिटी इट डिड नॉट ले डाउन एनी सच प्रिंसिपल, ये ऐसा कोई भी प्रिंसिपल को क्या नहीं कर रहा था, ले डाउन नहीं कर रहा था, जो किससे क्या डिटरमाइन कर रहे थे, कंपनसेशन को डिटरमाइन कर रहे थे। इनडायरेक्टली sought to deprive the petitioner of any compensation, और क्या कर रहा था, ये डिप्राइव कर रहा था पेटिशनर को किस चीज के लिए, कंपनसेशन के लिए। क्लियर? तो इस ग्राउंड पे ये क्या कर दिया गया था, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, किस केस में, स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कामेश्वर सिंह, AIR 1952। क्लियर? तो क्या कर दिया गया था, ये एक्ट क्या डिक्लेयर कर दिया गया था, वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। क्लियर? अब लिमिटेशन के बारे में बात कर लेते हैं। किसकी लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन की। क्लियर? It does not apply in areas where the legislature power is unrestricted by the constitutional provision। ये अभी लाइन मैंने समझाई थी। ये जो हमारी डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन, ये अप्लाई नहीं होगी जहां पे जो लेजिस्लेचर है उसकी पावर क्या होगी, अनरेस्ट्रिक्टेड होगी। किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्लियर? नॉट एप्लीकेबल इन केसेस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, जो हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन है वो एप्लीकेबल नहीं होगी इन द केसेस ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। क्लियर? थर्ड, motive of the legislature behind the impunged legislation is irrelevant to decide its legitimacy। अगर हम बात करते हैं, अगर लेजिस्लेचर का मोटिव क्या है, बिल्कुल सही, इररेलेवेंट है किस चीज को डिसाइड करने में, टू डिसाइड इट्स लेजिटिमेसी, तो हमारी ये डॉक्ट्रिन एप्लीकेबल नहीं होगी। क्लियर? देयर इज ऑलवेज अ प्रिजम्पशन इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एनैक्टमेंट। श्री रामकृष्णा दलमैया वर्सेस श्री जस्टिस SR तेंदुलकर। देखिए, जो मैंने लास्ट पॉइंट बताया, लास्ट पॉइंट में मैंने कहा है कि देखिए हम ऑलवेज क्या करेंगे, प्रिजम्पशन करेंगे, किसके फेवर में, इन द फेवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ एन एनैक्टमेंट, यानी कि जो भी लॉ क्या हुआ, एनैक्ट हुआ है, ये हम प्रिज्यूम करेंगे कि लेजिस्लेचर के पास क्या थी,
पावर थी, जुरिडिक्शन था उन सब्जेक्ट मैटर के ऊपर लॉज बनाने के। क्लियर? तो हम क्या करेंगे, कम से कम चांसेस में, यानी कि फर्स्टली हम क्या प्रिज्यूम करेंगे कि जो लेजिस्लेचर है उसके पास क्या है, राइट है, जुरिडिक्शन है किस उस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का। क्लियर? होपफुली आपको कलरेबल लेजिस्लेशन टॉपिक क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी डाउट है, किसी भी पॉइंट में डाउट है, कोई नहीं समझ आया, तो विदाउट हेजिटेट आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट शुभम.2 में DM कर सकते हैं। मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, कंटेंट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन फॉर द न्यू वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइज।